18 मई 2020 को भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी द्वारा राजभाषा वेब गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की संस्करण उपयोग तथा हिंदी भाषा के संदर्भ में टीम्स की विशेषताओं को बताने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के निदेशक स्थानीयकरण एवं अभिगम्यता श्री बालेंदु शर्मा दधीच को आमंत्रित किया गया। बालेंदु जी ने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की विशेषताओं को विस्तार से बताया। तो चलिए हम सीधे चलते हैं श्री बालेंदु शर्मा दधीच के व्याख्यान पर। एफिशिएंट एक एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स सिर्फ वीडियो कॉल करने या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने या चैट करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अपने आप में पूरा का पूरा एक प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम है। इसका एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके अंदर आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं। मतलब सिर्फ लोगों को कॉल करना और उनसे चैट करना ही इसमें नहीं है, बल्कि इससे बहुत आगे तक ये जाता है। और वो हम देखेंगे कि किस तरह से ये दूसरे एप्लीकेशन से अलग है और किस तरह से ये चीजों को बहुत आसान बना देता है। तो आप देख रहे हैं इस समय हम संघर्ष कर रहे थे कि यदि हम इसमें कोई भी वीडियो दिखाते हैं तो उस वीडियो के भीतर की आवाज आपको सुनाई देगी या नहीं। मान लीजिए मैं कोई ऑडियो सुनाता हूँ या वहां पर कोई मैं ऑडियो फाइल चलाता हूँ, या मान लीजिए मैं कोई इस तरह की कोई भी मल्टीमीडिया की चीज चलाता हूँ, तो आपको एक ही समय पर दोनों आवाजें सुनाई देनी चाहिए। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ एज ए प्रेजेंटर मेरी आवाज भी सुनाई देनी चाहिए, लेकिन यदि मैं स्क्रीन को शेयर करते हुए आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ तो मेरे सिस्टम में रखा हुआ है, मान लीजिए कोई वीडियो है या कोई ऑडियो फाइल है, कोई गाना है या कुछ और चीज है, तो उसकी भी आवाज आपको सुनाई देनी चाहिए। लेकिन अब जैसे मिसाल के तौर पर वेबएक्स पर हम लोग हैं, तो इसमें शायद कुछ सीमाएं हैं। जैसे मल्टीमीडिया के तौर पर स्वतंत्र रूप से तो अलाउ करेगा। मान लीजिए मैं मेरी स्क्रीन पे जाता हूँ और वीडियो को मैं वीडियो के तौर पर चलाता हूँ, तो ये आपको उसकी आवाज सुना देगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने उस वीडियो को मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डाला है, तो फिर उलझन आ जाती है कि उसको कैसे हम आपकी उसकी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, हालांकि चित्र आपको दिखाई देगा। तो इस तरह की उलझने इसमें रहती हैं। लेकिन हम कुछ न कुछ इस प्रक्रिया में भी सीखेंगे। हम लोग सब साथ हैं और इस प्रक्रिया में भी कुछ न कुछ हम अच्छा ही सीखने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हम चलते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इस तरह की उलझने टीम्स में नहीं है। वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है और हम देखेंगे कि कैसे वो प्लेटफॉर्म शक्तिशाली। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कि आज का जो समय है मित्रों, वो जो समय है टीम वर्क का है या कोलैबोरेशन का है। लॉकडाउन के आने के बाद में अचानक हम लोग इस कोलैबोरेशन के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं। आप देखते हैं कि हम सभी अपने घरों में बैठे हुए अपने दफ्तरों के संपर्क में हैं लगातार। हम काम भी कर पा रहे हैं, प्रोडक्टिव भी हैं, हमारी फाइलें उसी तरह से तैयार हो रही हैं, उन पे अप्रूवल्स भी आ रहे हैं और उनको एक के बाद एक अलग अलग चरणों में हम भेज भी रहे हैं। मैं अपनी फाइल को अपने बॉस को भेज रहा हूँ, मेरे बॉस अपने बॉस को भेज रहे हैं, वहां से वापस मेरे पास आ रही है और सब कुछ अपने घर में ही घटित हो रहा है। तो ये जो कोलैबोरेशन है, ये आज से पहले हम लोग नहीं समझते थे कि कोलैबोरेशन हमारे जीवन में इस तरह से आ जाएगा अचानक। लेकिन लॉकडाउन के जो कुछ अच्छे कार्य हुए हैं, मतलब लॉकडाउन से माना कि हम सब लोग बहुत परेशान भी है, लेकिन इससे अनायास ही कुछ जिसको कहते हैं पूर्ण इन डिस्गाइज अंग्रेजी में, कि आप सोच रहे थे कि कुछ कभी कभी कुछ अच्छा हो जाता है, तो वही प्रक्रिया लोग अचानक ज्यादा टेक्नो से भी हो गए हैं, तकनीक से ज्यादा करीब आ गए हैं, उसके प्रति हमारा जो व्यवहार है वो ज्यादा मित्रतावत हो गया है। अब हमको तकनीक सहज लगने लगी है, यहाँ तक कि हम कोलैबोरेशन करने लगे हैं। तो इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो उतने सीमित अर्थों में अब नहीं रह गया कि हम वीडियो देख लेते हैं या व्हाट्सएप पर कॉल कर लेते हैं। नहीं, अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हम लोग अपने दैनिक जीवन में ये सब कर रहे हैं। आज ये जो कॉल हम कर रहे हैं, ये भी अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि कोलैब बढ़ गया। आप सब लोग अलग अलग संस्थानों के लोग पर अलग अलग शहरों में हैं, लेकिन हम सब लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर सिर्फ एक प्रेजेंटेशन को साझा कर रहे हैं, प्रस्तुति को साझा कर रहे हैं, बल्कि आपस में बात भी कर पा रहे हैं और यहाँ तक कि बहुत सारी चीजें हम एक दूसरे को साझा करेंगे। आप हमारी स्क्रीन भी इस समय देख पा रहे हैं। तो ये जो है ओवरऑल अपने आप में ये एक टीम वर्क या कोलैबोरेशन का सिनेरियो है, ये सामने घटित हो रही है। अब माना कि लॉकडाउन से ही अचानक चमत्कार करने वाली घटना हो गई है, लेकिन मित्रों दुनिया भर में जो आईटी या सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो रुझानों का
ट्रैक रखने वाली या उनकी जो हिसाब किताब रखने वाली एजेंसियां हैं या संस्थान हैं, उनका तो ये मानना था कि वैसे भी आने वाले 2-3 साल के भीतर परिस्थितियां बहुत बदलने वाली है हमारे दफ्तरों में और हम कोलैबोरेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो अगर ये लॉकडाउन या ये कोरोना वायरस नहीं भी आता तब भी शायद परिस्थितियां ऐसी ही होती कि हम धीरे धीरे कोलैबोरेशन की तरफ बढ़ रहे होते। अब लेकिन स्थितियां और भी ज्यादा बदल गई हैं। अब स्थितियां ऐसे बदल गई हैं कि अगर कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन का जो दौर है ये मान लीजिए 31 मई के बाद बंद भी हो जाता है और ज्यादातर लोग अपने दफ्तरों में लौट जाते हैं, तो भी हम किसी न किसी रूप से कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्मों से जुड़े रहेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे नीचे लिखा हुआ है कि 72% जो कर्मचारी हैं वो किसी न किसी रूप में 2020 जो ये वर्ष चल रहा है इसमें कोलैबोरेशन कर रहे होंगे। भले ही लॉकडाउन खुल जाए या लॉकडाउन ना खुले, लेकिन ये एक संख्या है जो पूरी दुनिया के वर्कर्स को या कर्मचारियों को प्रतिबिंबित का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब इतने लोग किसी न किसी रूप में इन माध्यमों से जुड़े रहेंगे। अब वो माध्यम हो सकता है बहुत ही शक्तिशाली हो जैसे कि टीम्स है, या बहुत ही सामान्य मतलब जो हमारे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले लेकिन बहुत उपयोगी माध्यम हो जैसे कि व्हाट्सएप है, लेकिन हम किसी न किसी रूप में कोलैबोरेशन कर रहे होंगे। तो यही हमारा आने वाले दिनों का एक मर्म है हमारा, जो हम जिस दिशा में जा रहे हैं, हमारा कामकाज का जो ढर्रा बदलने जा रहा है, कोलैबोरेशन उसका एक अभिन्न हिस्सा बन गया है मित्रों। लेकिन इसके बाद वो क्या रहा है, कोलैबोरेशन का मतलब क्या है? कोलैबोरेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जिसको बोलते हैं मोबिलिटी। और मोबिलिटी का अर्थ है कि कोई व्यक्ति हो सकता है कि अलग अलग परिस्थितियों में हो या वो मोबाइल हो। अब यहाँ पर मोबाइल से मेरा तात्पर्य मोबाइल फोन से नहीं है, यहाँ पर मोबिलिटी से मेरा तात्पर्य है किसी इंसान के चलने फिरने से या अलग अलग परिस्थितियों में रहने से। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक दफ्तर में बैठा हुआ है, आपकी टीम का एक व्यक्ति दफ्तर में है, लेकिन दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि घर से बाहर निकला हुआ हो और बाजार में कुछ खरीद रहा हो, है कि किसी अन्य एजेंसी में काम करता हो और वो वहां पर अपने दफ्तर में बैठा हुआ है। चौथा व्यक्ति हो सकता है किसी और देश में हो जहां पर इस समय रात हो रही हो, लेकिन चारों व्यक्ति किस तरह से एक मंच पर आकर के फिर भी काम करते हैं अनौपचारिक रूप से। हो सकता में रहते हुए भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और किस तरह से उनके कार्य संपन्न हो रहे हैं। अब ये महिला दफ्तर में बैठी हुई है, इसको एक विचार आता है, इसने एक टिप्पणी की, लेकिन ये टिप्पणी पहुंची इस महिला के पास जो एक मॉल से निकली। उसने उत्तर दे दिया, ये दफ्तर नहीं गई है। तीसरा व्यक्ति एक एजेंसी में हुआ है, उसी समय उसको भी सूचना पहुंची, लेकिन ये चौथा व्यक्ति किसी और देश में है और उसको वहां सूचना पहुंची जिसने वहां से जवाब दे दिया। तो अलग अलग स्थितियों में बैठे हुए लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और यही मोबिलिटी की ताकत है, यही सहकर्म या कोलैबोरेशन की ताकत है। आज हम जिस दुनिया में हैं दोस्तों, उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में हम कहते हैं कि ये स्कैम से ड्रिवन या उससे संचालित दुनिया है। स्कैम का मतलब है SCAM, यानी 4 बहुत ही महत्वपूर्ण परिघटनाएं इस समय हो रही है या बहुत बड़ी शक्तियां हैं जिनको हम कहेंगे S से मतलब सोशल, दूसरा C से मतलब है क्लाउड, A का मतलब है और M का मतलब है मोबाइल, यानी सोशल, क्लाउड, एनालिटिक्स और मोबाइल। ये 4 चीजें आज के हमारे दैनिक जीवन की, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो चाहे हमारे दफ्तरों का जीवन हो, उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। और ये चारों अपने आप को विभिन्न प्रकार से बहुत शक्तिशाली रूप में हमारे कामकाज में रिफ्लेक्ट कर रही है, प्रतिबिंबित कर रही है। मिसाल के तौर पर आप सोशल देखेंगे, आज जो ये कोलैबोरेशन का जो प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये सोशल प्लेटफॉर्म भी है, क्योंकि ये अलग अलग लोगों इसमें से हो सकता है कुछ लोग इस रेलवे का जो आज का हमारा आयोजन है उस दफ्तर के सदस्य हों, लेकिन कुछ लोग उसके सदस्य ना हो। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि गेस्ट के रूप में जुड़े हुए हैं, कुछ लोग जो ऐसे हैं जो कि छात्र भी हो सकते हैं। यानी एक सोशल प्लेटफॉर्म के तौर पर भी कोलैबोरेशन के प्लेटफॉर्म्स का विकास हो रहा है। तो मैंने आपसे कहा था S, तो धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के सोशल प्लेटफॉर्म्स भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और ये हमें करीब भी ला रहे हैं। तो स्कैम का पहला S है सोशल, यानी हम लोग मिलकर के एक मंच पर आए हैं, भले ही हम एक संस्थान से संबंध नहीं रखते। दूसरा आ जाता है एनालिटिक्स। तो ये जितने भी माध्यम हम इस्तेमाल कर रहे हैं मित्रों, इन माध्यमों में एनालिटिक्स की बहुत बड़ी भूमिका है। यानी कितने लोगों ने हमारी बैठक में हिस्सा लिया, उसमें से कितने लोगों ने किसी तरह की क्वेरी की, कितने लोगों ने हमारे किसी पोल या हमारे वोट में पार्टिसिपेट किया या उसमें भागीदारी की,
तमाम तरह के एनालिटिक्स आज उपलब्ध है, एनालिसिस किया जा सकता है। हमारी ये बैठक होने के बाद कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, अपना फीडबैक दिया, उनमें से कितने लोगों का फीडबैक पॉजिटिव या सकारात्मक रहा, कितनों का नकारात्मक रहा, कितनों का तटस्थ रहा, ये सारी चीजें आप आज एनालाइज की जा सकती है। उसके आधार पर ये भी एनालाइज कर सकते हैं, अगर थोड़ा आगे जाएं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसमें जोड़ दें, कि इनमें से कितने लोगों द्वारा उम्मीद की जानी चाहिए कि वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और कितने लोगों के लिए ये ज्यादा उपयोगी हो सकता है, कितने लोग उसको और आगे लेकर जा सकते हैं। और जब वो इस्तेमाल शुरू करते हैं तो उस पर भी आज दृष्टि रखी जा सकती है कि कितने लोगों ने वास्तव में ये वेबिनार अटेंड करने के बाद इन चीजों का इस्तेमाल किया। तो आज बहुत बड़े स्तर पर आपने इस तरह की सूचनाओं को इकट्ठा करना, उनका विश्लेषण करना और उनसे नई नई इंसाइट्स या निष्कर्ष निकालना संभव हो गया। तो ये हुआ एनालिटिक्स। मैंने आता सोशल और एनालिटिक्स, लेकिन बीच में था क्लाउड, स्कैम में SCAM। अब क्लाउड इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जितनी भी चीजें घटित हो रही है इनके पीछे क्लाउड की भूमिका है। और क्लाउड क्या है, शायद आप में से अधिकांश लोग जानते हैं, इंटरनेट पर मौजूद ऐसे सिस्टम्स या ऐसे प्लेटफॉर्म जिनको हमने अपने दफ्तरों में खरीदा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको इस्तेमाल कर पा रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आप एक सर्वर का इस्तेमाल करना चाहते हो लेकिन उसको खरीदना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको उसकी जरूरत मान लीजिए आधे घंटे के लिए है, 3 घंटे के लिए है, तो आप अनावश्यक रूप से क्यों लाखों रुपए का एक सर्वर खरीदेंगे। आप क्या करेंगे कि क्लाउड पर एक सर्विस ले लेंगे और वहां पर रखे हुए क्लाउड सर्वर को आधे घंटे के लिए इस्तेमाल कर लेंगे और उसका किराया दे देंगे उतनी देर का। तो ये हुआ क्लाउड। मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन उसकी जरूरत आपको बहुत सीमित है, मान लीजिए आपको सिर्फ एक ही दिन के लिए उसकी जरूरत पड़ी, तो आप क्यों उसे खरीदेंगे एक दिन के लिए, क्योंकि वो कीमत तो बहुत ज्यादा हो सकती है। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप क्लाउड पर जाएं और वहां पर मिल रहे सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के जरिए अपने ही सिस्टम इस्तेमाल कर लें और 1 घंटे का किराया दे दें या 1 दिन का किराया दे दें। तो ये जो संसाधन या रिसोर्सेज है जिनको हमने खरीदा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से उस सारी फेनोमेनन को या उस सारी अवधारणा को या उस सारी परिघटना को हम कहेंगे क्लाउड। तो ये जो क्लाउड है, इसमें क्लाउड की कोई भूमिका नहीं है, मतलब बादलों की कोई भूमिका नहीं है, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। क्लाउड का मतलब एक मोटे तौर पर इंटरनेट पर बना हुआ एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ उसमें सॉफ्टवेयर है और कुछ उसमें सर्विसेज है। प्लेटफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज। हालांकि मैं इस बारे में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ। ये क्लाउड का मतलब है कम से कम मोटे तौर पर 3 चीजें। प्लेटफॉर्म, अब प्लेटफॉर्म में क्या है, मिसाल के तौर पर विंडोज एक प्लेटफॉर्म है या मैकिंटोश एक प्लेटफॉर्म है, इसी तरह। उसके बाद दूसरा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि एक कंप्यूटर जो आप खरीद नहीं रहे हार्डवेयर के तौर पर, लेकिन वो भी इसमें उपलब्ध है, तो वो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं मैं। और उसके बाद आ गया सर्विसेज। मान लीजिए आप अनुवाद कराते हैं, तो अनुवाद करने के लिए आपको लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं है, आप एक मशीन ट्रांसलेशन की जो सर्विस है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं ऑनलाइन क्लाउड के जरिए, तो वो हुआ सर्विसेज। तो प्लेटफॉर्म्स, उसके बाद सर्विसेज और प्लेटफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज, ये 3 चीजें आप क्लाउड के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो कोलैबोरेशन वाला सारा प्लेटफॉर्म है, इसमें भी क्लाउड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। पहली बात तो इस समय जो आप वेबएक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, ये भी क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ये डेटा पहले क्लाउड पर जाता है और वहां से आपके पास तो परिस्थितियां और ज्यादा बदलने वाली है। उसके बाद एक और चीज आ गई है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही संबंध रखती है, तो वो है कन्वर्सेशन एज ए प्लेटफॉर्म। यानी आप कंप्यूटरों और मोबाइल फोन आदि पर काम करने के लिए या किसी भी तरह के डिजिटल डिवाइसेस पर काम करने के लिए अब आप अपने कीबोर्ड पर निर्भर नहीं है या माउस पर निर्भर नहीं है। धीरे धीरे हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसको बोलते हैं कन्वर्सेशन एज ए प्लेटफॉर्म, यानी संवाद के रूप में प्लेटफॉर्म। यानी आने वाले दिनों में आपको कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी कंप्यूटर के साथ संवाद करने के लिए, या आपको वर्चुअल कीबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने मोबाइल के साथ संवाद करने के लिए। आप उनके साथ में सीधे उसी तरह से बोलकर बात कर सकेंगे जिस तरह से आप किसी व्यक्ति से करते हैं, अपने दफ्तर के किसी सबऑर्डिनेट से करते हैं या अपने बॉस से करते हैं। तो चीजें अब इस तरह से घटित होने वाली है। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इतनी सहज होकर हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनने वाली है कि आपको समय टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हैं, किसी इंसान से नहीं।
और ये जो चीज है ये घटित हो चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट में जो रिसर्च चल रहा है उसमें हम इस हद तक पहुंच गए हैं कि आप अपने मोबाइल फोन से या अपने कंप्यूटर से जब बात करेंगे तो आप उसको निर्देश दे सकते हैं कि मेरे लिए ऐसा करो या मेरे लिए ये काम कर दो। मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा कि विंडोज 10 में कोटाना नाम का एक वर्चुअल असिस्टेंट आता है। आज आप कोटाना के साथ में बात कर सकते हैं, लेकिन बात करने के अलावा ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप कोटाना को निर्देश भी दे सकते हैं कि मेरे लिए ऐसा कर दो, और कोटाना वैसा कर देती है। इसी तरह के दूसरे एप्लीकेशंस भी आ रहे हैं जो दूसरी कंपनियां ला रही है। मिसाल के तौर पर एप्पल का आपने सुना होगा, वहां पर सीरी है, तो इसी तरह से गूगल में गूगल असिस्टेंट है या गूगल होम है, और इसी तरह से अमेजोन का एलेक्सा का नाम आपने सुना होगा। ये सब जो डिवाइसेज आ रही है ये हमें किस दिशा में ले जा रही है? ये हमें ले जा रही है कन्वर्सेशन एज ए प्लेटफॉर्म। यानी आप कंप्यूटिंग के साथ में कंप्यूटिंग करते समय आप हार्डवेयर पर निर्भर कम होंगे, आप अपनी ध्वनि पर आप अपनी ध्वनि का इस्तेमाल कर सकेंगे इंटरफेस के तौर पर या माध्यम के रूप में। तो हम उस दिशा में जा रहे हैं। अब इसका एक नमूना मैं आपको बताऊं, माइक्रोसॉफ्ट ने जो जिस चीज का जिसको विकसित किया है उसकी एक झलक आप देखेंगे मोबाइल फोन पर कि कैसे एक महिला जो दफ्तर में काम करती है वो किसी भी व्यक्ति से बात नहीं कर रही, अपने मोबाइल फोन को निर्देश दे रही है और मोबाइल फोन उसके लिए तमाम तरह के कार्य कर रहा है। लेकिन आपको, मुझे लगता है कि वीडियो की आवाज नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको खुद ही बोल बोल के बताता रहूंगा कि वो महिला क्या कह रही है। तो हम चलते हैं और आपको ये एक और वीडियो हम दिखाएंगे। ये जो महिला है अपने मोबाइल फोन से बात कर रही है और ये पूछ रही है कि मेरा आज का प्रोग्राम क्या क्या है, आज के मेरे कैलेंडर में क्या क्या है, और मोबाइल फोन उसको जवाब दे रहा है कि आज आपको 10 बजे ये करना है, 11 बजे ये करना है, 12 बजे ये करना है। ये महिला कह रही मैं टहलने जाती हूँ, उसका मेरा टाइम चेंज कर दो, कल सुबह मुझे इतने बजे याद दिला देना कि मुझे इतने बजे टहलने। मोबाइल जवाब दे रहा है कि ठीक है मैंने ऐसा। महिला पूछ रही है मेरी लंच की बैठक आज कहाँ पर है? मोबाइल जवाब दे रहा है कि आपका जो लंच है वो लिबर्टी कैफे पर है आज 1 बजे। महिला पूछ रही है उस समय मौसम कैसा होगा? मोबाइल जवाब दे रहा है उस समय 71 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होगा। महिला पूछ रही है लिबर्टी कैफे पर क्या बाहर बैठने की सुविधा है, बाहर बैठकर खाना खाने की? और मोबाइल तुरंत इंटरनेट पर सर्च करके बताता है कि जी हाँ आप बैठ सकते हैं, उस कैफे में बाहर बैठ के खाना खाने की सुविधा है। तो ये तमाम चीजें आपने देखा कि ये तमाम चीजें घटित हो रही हैं मोबाइल के साथ में कन्वर्सेशन करते हुए। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपको ये वीडियो के अंदर नहीं दिखा सका क्योंकि उसकी आवाज संभवतः आपको आ नहीं रही होगी, सिर्फ मेरी ही आवाज आ रही है। जो कि इस्तेमाल करें, आप आउटलुक का इस्तेमाल करें, आप हॉटमेल का इस्तेमाल करें, आप टीम्स का इस्तेमाल करें। ये पहला और प्राथमिक नियम है कि माइक्रोसॉफ्ट खुद कभी भी आपके डेटा को एक्सेस नहीं करेगा। ये पहला और सबसे प्रायोरिटी वाला नियम है हमारा। वो कभी भी अक्षर भी आपकी किसी मेल से नहीं पढ़ता। तो ये आपकी टीम्स की किसी भी कॉल का एक भी डायलॉग सुना नहीं जाता है, आपकी एक भी चैट जो है उसका एक भी अक्षर कहीं पे ट्रैक नहीं किया जाता है। ये इसकी प्राथमिक हमारी गारंटी है। यानी आपको साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी हर तरह से आपकी सुरक्षित है, ये हमारी 100% गारंटी है। कोई अन्य व्यक्ति तो छोड़िए, खुद माइक्रोसॉफ्ट भी आपकी एक शब्द को भी नहीं पढ़ेगा कभी भी किसी भी परिस्थिति में। ये गारंटी है जो आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलती है। तो कोई भी फाइल, आप जानते हैं कि आप टीम्स में अनेक प्रकार की फाइलों को शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। ये काम आप अन्य एप्लीकेशंस में भी करते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है कि आप वहां उसको डाउनलोड करते हैं और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करेंगे अपने सिस्टम में, उस सॉफ्टवेयर में उसको एडिट करेंगे और वापस आप अपलोड करेंगे। तो आपका बॉस फिर डाउनलोड करेगा, फिर उसको इस्तेमाल करेगा, फिर एडिट करेगा, फिर अपलोड कर देगा। इस तरह की प्रक्रिया अक्सर चलती है। लेकिन टीम्स की खास बात यह है कि जब आप इसमें कोई एप्लीकेशन आप अपलोड करते हैं, कोई फाइल अपलोड करते हैं, मान लीजिए वर्ड की फाइल है या पावर पॉइंट है या एक्सेल है या मान लीजिए ऑफिस की कोई दूसरी फाइल है या पीडीएफ ही है, तो इन फाइलों को एक्सेस करने के लिए आपको टीम से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद टीम के भीतर ही उसको एडिट कर सकते हैं, उसको संपादित कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टीम्स के अंदर ही वो क्षमता मौजूद है। आप वर्ड की फाइल साझा करते हैं और सामने वाले व्यक्ति के पास में वर्ड ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसके भीतर ही उस फाइल को एडिट कर पाएगा। तो इस तरह की बहुत बड़ी शक्तियां इसमें मौजूद है। तमाम तरह की फाइलों को आप यहाँ पर साझा कर सकते हैं और संपादित कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए फाइल संपादन और सह संपादन। न सिर्फ फाइल को आप दूसरों के साथ में शेयर कर सकते हैं, बल्कि एक ही समय पर एक ही फाइल को अनेक लोग साथ ही साथ एडिट कर सकते हैं।
मान लीजिए आपकी टीम में अलग अलग लोगों का काम अलग अलग है और आप अपनी बैठक के साथ ही साथ उस फाइल को बेहतर बनाते जा रहे हैं, एडिट करते जा रहे हैं, तो एक व्यक्ति उसमें एक टिप्पणी कर रहा है, दूसरा उसको एक शब्द ठीक कर रहा है, तीसरा व्यक्ति कहीं पर कोई वर्तनी ठीक कर रहा है, और सब मिलाकर के आपकी फाइल जो है वो आकार लेती जा रही है। यानी इसमें को ऑथरिंग, साथ साथ काम करने की क्षमता भी मौजूद है, सह संपादन की क्षमता भी मौजूद है। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि यदि बहुत लोग एक साथ एक फाइल को एक्सेस कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फाइल का जो मूल स्वरूप है वो गायब हो जाए, और किसने आकर के क्या चीज डिलीट कर दी उसका कैसे पता चलेगा। तो इन तमाम चीजों का हिसाब किताब इसमें रखा जाता है कि किस व्यक्ति ने क्या बदला, और आप चाहें तो पुराने वर्जन को एक्सेस कर सकते हैं, आप चाहें तो उनको करें या पीछे चले जाएं। तो ये क्षमताएं भी इसके भीतर मौजूद है। उसके बाद ये सबसे नीचे दूसरे नंबर पर देखिए भारतीय भाषाएं। भारतीय भाषाओं के लिए जैसा समर्थन टीम्स में मौजूद है वैसा समर्थन और किसी भी एप्लीकेशन में मौजूद नहीं है। ये बात आप देखेंगे कि भारतीय भाषाओं के लिए विशिष्ट समर्थन जो यहाँ पर है वो कहीं भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद अंत में देखिए विकलांगता प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं, पीपल विद डिसेबिलिटी, टीम्स उनके लिए भी अद्भुत किस्म का समर्थन देती है। यहाँ पर दिव्यांग का जिक्र आया, लेकिन अनेक लोग दिव्यांग शब्द पर आपत्ति भी करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब हम दिव्यांग कहते हैं तो एक व्यक्ति को हम ये कहते हैं कि वो किसी प्रकार की दैवीय क्षमता से युक्त है, और ये बात करके हम उसको एक तरह से श्रेणी में डाल देते हैं। तो अनेक लोग आप देखेंगे कि जो डिसेबल्ड लोगों के ऑर्गेनाइजेशन है वो इस शब्द का विरोध करते हैं। पर सर्च करेंगे आप पाएंगे कि दिव्यांग शब्द को वैसी जरूरत नहीं है जैसे कि हम उम्मीद करते हैं। हालांकि मेरे विचार ये नहीं है, क्योंकि मेरी जो किताब है उसका नाम ही यही है, दिव्यांगों के लिए तकनीक। मैं आपको उसकी एक झलक देता हूँ। तो डॉक्टर विश्वनाथ झा ने अभी प्रश्न पूछा था, लेकिन मैं मानता हूँ कि इसको दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए ये मेरी पुस्तक है, मेरी ताजा तरीन पुस्तक है दिव्यांगों के लिए तकनीक। लेकिन दिव्यांग जो शब्द है उस पर चूंकि थोड़ा सा विवाद है, अनेक लोग उसको स्वीकार नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ पर विकलांगता प्रभावित व्यक्ति लिखा है। यहाँ मैंने विकलांग भी नहीं लिखा है, क्योंकि पुनः हम किसी व्यक्ति को टाइप नहीं कर रहे हैं, किसी व्यक्ति पर एक श्रेणी नहीं थोप रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो किसी प्रकार की विकलांगता से प्रभावित है, यानी पीपल विद डिसेबिलिटी या पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ज्यादा मान्य एक प्रामाणिक शब्दावली मानी जाती है। तो बहरहाल ये सारी चीजें आपने देखी, और अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि क्या क्या चीजें इसमें और संभव हो सकती है। सबसे पहली बात देखिए, ये इतना सरल है कि इसमें ये तमाम तरह की जो फाइलें आपको दिखाई दे रही हैं, ये फाइलें आप शेयर कर सकते हैं। मित्रों, ये ज्यादातर फाइलें जो आपको यहाँ दिख रही है, ये सारी फाइलें MS ऑफिस 365 का हिस्सा हैं। और ऑफिस 365 को अक्सर हम लोग सिर्फ 3 एप्लीकेशंस के रूप में जानते हैं। ये जो 3 आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। लेकिन हमें से अधिकांश लोग नहीं जानते कि जो ऑफिस है वो सिर्फ इन 3 एप्लीकेशंस तक सीमित नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे एप्लीकेशन उसके भीतर आते हैं, शामिल है, जिनको अक्सर हम लोगों ने आजमाया नहीं होता। हमारे अपने सिस्टम में ही वो पड़े होंगे, लेकिन हमने शायद देखा नहीं होगा। जैसे कि ये वन नोट, यहाँ पर एन लिखा हुआ है, ये वन नोट है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप जो MS वर्ड है उसकी क्षमताओं से भी ज्यादा क्षमताएं पाएंगे। मिसाल के तौर पर MS इस वन नोट के डॉक्यूमेंट में न सिर्फ आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, बल्कि आप इसमें अपना ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ तक कि इसमें वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें आप पूरे के पूरे वेब पेज डाल सकते हैं। आप इसमें अपने हाथ से टिप्पणियां भी कर सकते हैं, यानी अपने माउस से टिप्पणियां कर सकते हैं, आप हस्ताक्षर कर सकते हैं, बहुत कुछ आप वन नोट में कर सकते हैं। तो ये वन नोट भी एक एप्लीकेशन है। उसी तरह से ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पावर BI, जो आइकन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी आप आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए एक एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, और वो भी ऑफिस का हिस्सा है, उसको बोलते हैं पावर BI। इन चीजों पर फिर कभी बात करेंगे। यहाँ पर एक फ्लो नाम का एप्लीकेशन है, यहाँ पर एक अन्य डेल्व नाम का एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये शेयर पॉइंट है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रीम है, फिर ये स्काइप है। ऐसे लगभग 2 दर्जन से ज्यादा सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में आते हैं। ये बात मैंने आपको एक संदर्भ के तौर पर बताई है, सिर्फ जानकारी के तौर पर, हम इस पर ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। लेकिन बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसमें आते हैं। जैसे पब्लिशर का नाम आपने सुना हो, जिसके जरिए लोग यूनिकोड में किताबें डिजाइन कर सकते हैं, पत्रिकाएं, अखबार आदि डिजाइन कर सकते हैं, तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का हिस्सा है। अब ये जो तमाम एप्लीकेशन है, इनकी फाइलें आप टीम्स में साझा कर सकते हैं, और टीम्स के भीतर इनको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये हुई एक बात। तो ये टीम्स आपके लिए सरलता लेकर आता है, आपको किसी एप्लीकेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है।
टीम्स एक प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक उत्पादकता का प्लेटफॉर्म है या मंच है। उसके भीतर रहते हुए ही आपकी ज्यादातर काम हो जाते हैं। आपको उसके बाद आगे चलते हैं मित्रों। ये देखिए, इसमें आप न सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस बल्कि और भी बहुत सारी बड़ी कंपनियों के एप्लीकेशंस यहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे एडोबी का आप पीडीएफ का इस्तेमाल करेंगे तो पीडीएफ भी आप उसके भीतर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके भीतर ही खोलकर पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे काम कर सकते हैं जो आप बाद में आजमा सकते हैं, क्योंकि विभिन्न कंपनियों के एप्लीकेशंस भी इसमें चलते हैं। अब ये बात आप वेबएक्स के बारे में नहीं कर सकते, वहां तो आप सिर्फ एक कॉल ही कर रहे हैं ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि टीम्स के भीतर पूरा का पूरा एप्लीकेशंस मौजूद है। अब एक चीज और देखिए, यही बात मैं जूम के बारे में भी नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें तो आप कॉल कर सकते हैं, बस बात कर सकते हैं और स्क्रीन शेयर कर सकते हैं बस। लेकिन यहाँ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये कंप्लीटली आपके सिस्टम में अगर सिर्फ टीम्स है और कुछ भी नहीं है तो भी आपके दफ्तर का काम आप कर सकेंगे। ये इसकी शक्ति है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए, जो तीसरा है ये आ रहा है कि आप इसमें अगर आप चाहें और आपके अंदर मान लीजिए एक डेवलपमेंट का एक कैपेबिलिटी है, एक क्षमता है, तो आप खुद भी टीम्स के लिए एप्लीकेशन विकसित कर सकते हैं। मित्रों, टीम्स में बॉट्स भी चलते हैं, और बॉट्स का मतलब है ऐसे एप्लीकेशंस जो कि इंसान की बजाय खुद काम करते हैं। यदि आपके विभाग ने कोई बॉट बना लिया, मान लीजिए कि आपके विभाग ने आपका कोई भी एक मान लीजिए इवेंट हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, तो आपने एक बॉट बना दिया जो उस इवेंट की जानकारी देता है। तो लोग आते हैं, टीम में कॉल करते हैं, और वो कॉल असल में उस बॉट को कर रहे हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं है, लेकिन जो बॉट है वो उस व्यक्ति से बात कर रहा है। वो इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो जो भी प्रश्न उससे पूछे जाएंगे उसके उत्तर खुद ही देता रहेगा, और अगर जरूरत हुई तो वो फिर कोई प्रश्न आपके पास भेजेगा कि ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसका उत्तर कृपया आप दीजिए। तो टीम्स इतना इंटेलिजेंट है, उसके भीतर ये सारी क्षमताएं भी मौजूद है। और ये क्षमताएं सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से नहीं, बल्कि आप खुद इन चीजों का विकास कर सकते हैं। आप खुद जैसे वेबसाइट का विकास करते हैं, एप्लीकेशंस का करते हैं, आप खुद टीम्स के लिए भी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। आप खुद टीम्स के लिए बॉट्स बना सकते हैं। आप टीम्स के लिए बहुत सारे टूल्स बना सकते हैं। आप अपने विभाग के लिए टूल्स बना सकते हैं जो टीम्स के भीतर चलेंगे। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, आप विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों में टीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डेस्कटॉप पर चलाएं या मोबाइल पर चलाएं या वेब पर चलाएं। आप चाहें तो विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चलाएं, और आप चाहें तो ये ब्राउजर्स में चलाएं। एज ब्राउजर भी है, या क्रोम ब्राउजर भी है, सफारी भी है, यानी ये विभिन्न ब्राउजर्स में काम करता है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ये माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर में चलता हो। किसी भी ब्राउजर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ब्राउजर की हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि ब्राउजर तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी है जिनके बारे में हम जानते नहीं। मिसाल के तौर पर शायद आपने कभी सुना हो फ्री बीएसडी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एसयूएसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे अनेक मैंड्रेक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके बारे में हम जानते भी नहीं होंगे। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस BOSS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपका टीम्स किसी भी जगह चलेगा, क्योंकि ये ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है। अब आगे चलते हैं मित्रों। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि क्यों कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स के तौर पर टीम्स महत्वपूर्ण हो जाता है। जरा कल्पना कीजिए कि मान लीजिए आपका जो विभाग है, जैसे कि भारतीय रेलवे का ही हम एक उदाहरण देंगे। भारतीय रेलवे के 10 अलग अलग शहरों में 10 परियोजनाएं चल रही है। मिसाल के तौर पर मैं इसके लिए कैलकुलेटर खोलता हूं, क्योंकि आपको कैलकुलेटर खोलकर मैं बताना चाहूंगा कि कैसे टीम्स की जो क्षमता है वो, या फिर कोलैबोरेशन की जो क्षमता है वो क्यों आज के जमाने में महत्वपूर्ण हो गई है। तो मैंने यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर खोल लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय रेलवे के 10 अलग अलग शहरों में मान लीजिए कि कार्यालय है, जो कि विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये परियोजनाएं मान लीजिए ट्रैक बिछाने की नई परियोजनाएं हैं। ट्रैक बिछाए जा रहे हैं 10 शहरों में, और उसके लिए 10 शहरों में परियोजनाएं शुरू हुई है। तो हमने कहा 10 परियोजनाएं। यहाँ पर आप कैलकुलेटर को देखते रहिएगा। इन 10 परियोजनाओं के जो लोग हैं, मान लीजिए कि वो इन 10 परियोजनाओं में 100 लोग काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको 100 से गुणा कर दिया, यानी इतने लोग इनमें काम कर रहे हैं। 10 परियोजनाओं में 100 लोग। अब मान लीजिए कि ये जो 100 लोग हैं, ये रोजाना 10 मेल करते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में। इतना तो आप सोच ही सकते हैं ना, 10 मेल तो कर ही सकते हैं। तो ये कितने मेल भेजेंगे रोजाना? 10,000 मेल्स भेज रहे हैं। अब ये 10,000 मेल्स जो है एक महीने में अगर आप करेंगे तो एक महीना या एक साल लगा लीजिए,
एक साल में ये जो मेल्स हैं ये कितनी हो जाएंगी, इसको 365 से हम गुणा करेंगे। गुणा किया मैंने 365 से, तो उन 10 परियोजनाओं की 6,50,000 मेल्स आपकी पैदा हो गई एक साल के अंदर। 6,50,000 मेल्स। अब ये 6,50,000 जो मेल्स हैं ये 1,000 लोगों को भेजी जा रही है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये 6,50,000 मेल्स 1,000 लोगों के बीच में आ जा रही है। तो आप जरा कल्पना कीजिए कि इनकी वजह से आपके मेल बॉक्स की क्या हालत हो रही होगी, आपके ऑनलाइन स्टोरेज की क्या हालत हो रही होगी, आपके इंटरनेट का जो बैंडविड्थ खर्च हो रहा है उसकी क्या हालत हो रही होगी। और इस इतनी बड़ी जो सूचनाएं जो आ जा रही है इनको मैनेज करना या इनमें से कुछ खोजना या इनका प्रबंधन करना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा, मेरे ख्याल से आप अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि 6,50,000 मेल्स 100 लोगों के पास में 10 अलग अलग लोकेशंस पर जा रही है, 1,000 लोगों के पास में। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि इसको आप कितना अच्छा होता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स लेते हैं और उसमें वो जो 10 परियोजनाएं हैं उनका एक पेज बना देते हैं जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में हम बोलते हैं टीम, यानी एक टीम बना देते हैं। और उस टीम में जितने लोग हैं एक ही जगह पर सारे आंसर दे रहे होते हैं या अपने संदेश भेज रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक संदेश वहां पर शुरू किया, उसका जवाब भी किसी ने वहीं पर दे दिया, तीसरे व्यक्ति ने भी उसका जवाब वहीं पर दे दिया, चौथे ने भी वहीं दे दिया, और सिर्फ एक ही जगह पर जितने भी संदेश जनरेट हो रहे हैं वो सारे एक ही जगह पर आ गए। तो पहली बात है ये 50,000 ईमेल संदेश जनरेट ही नहीं होते, पैदा ही नहीं होते। और दूसरी बात ये है कि ये सारा का सारा जितनी सामग्री है सिर्फ टीम्स में ये मौजूद होती है, यानी आपको आपके सिस्टम्स भी नहीं भरते, आपका इंटरनेट बैंडविड्थ भी खर्च नहीं होता, आपको ढूंढने में भी तकलीफ नहीं होती, आपको उसको मैनेज करने में भी दिक्कत नहीं होती, ये कभी खोते भी नहीं। आपका सिस्टम क्रैश हो जाए, 50 लोगों के सिस्टम क्रैश हो जाए, फिर भी ये इंटरनेट पर है, इस क्लाउड पर है, तो हमेशा ये संदेश भी आपके मौजूद होते। तो ये क्षमता भी टीम्स के भीतर है, यानी आपके सारे संदेशों को या आपकी टीम्स के सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने की क्षमता। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जो तरीका बदलने जा रहा है, जो हमारे तौर तरीके कोलैबोरेशन के ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, वो अनायास ही नहीं है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये आपका समय बचा रहे हैं, आप चीजों को बहुत ज्यादा जटिलता से मुक्त कर रहे हैं, बहुत आसान बना रहे हैं, एक्सेसिबल बना रहे हैं और बहुत सरल बना रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं फिर से हम आपको बताएंगे कि कैसे ये टीम बनती है। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि माइक्रोसॉफ्ट टीम में इन सब के अलावा और भी बहुत सारी क्षमताएं हैं। जैसे आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टीम्स यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी अब टीम्स के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी शामिल हो गई है। जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ जाती है तो बहुत सारी चीजें और ज्यादा संभव हो जाती है। मिसाल के तौर पर ट्रांसलेशन होने लगे हैं, आप इसके भीतर जो भी चैट करते हैं मित्रों, वो चैट ट्रांसलेट हो जाती है। यानी मान लीजिए कि आपकी टीम्स के अलग अलग लोग अलग अलग जगह से बात कर रहे हैं। अनंत पद्मनाभन जी अभी इस समय यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो दक्षिण से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए विश्वजीत झा जी जुड़े हुए हैं, वो कलकत्ता से जुड़े हुए हैं। नहीं, विश्वनाथ झा जी, क्षमा करें, विश्वनाथ झा जी वो और विश्वजीत मजूमदार कलकत्ता से जुड़े हुए हैं। विभावरी गोरे जी जो है बड़ोदरा से जुड़ी है। सबकी अलग अलग भाषाएं हैं और ये अलग अलग भाषाओं में टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन हम इनमें से हर एक व्यक्ति उस टिप्पणी को अपनी भाषा में पढ़ सकता है। यानी टीम्स के भीतर अनुवाद करने की क्षमता भी मौजूद है। कोई व्यक्ति फ्रांस से बैठा हुआ बात कर रहा है, कोई जर्मनी से कर रहा है, कोई चेन्नई से कर रहा है, लेकिन फिर भी उनके बीच में संवाद हो रहा है, क्योंकि टीम्स ये क्षमताएं भी लेकर के आती है। ये संभव हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में इसका जो अलाइनमेंट है, इसका संबंध उसकी वजह से। उसके बाद यहाँ देखिए लाइव कैप्शंस। कई बार क्या होता है मित्रों, जो मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए आप में से कुछ लोगों को लगे जो कि हिंदी उतना अच्छी तरह से नहीं जानते, तो शायद उनको मेरी तेज आवाज में मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने में दिक्कत हो, तो वो अपने टीम्स में कैप्शंस ऑन कर सकते हैं। तो मैं जो भी बोलूंगा ऑटोमेटिकली उसके कैप्शन बनने शुरू हो जाएंगे, यानी वो लिखकर स्क्रीन पर आने लगेगा। जैसे टेलीविजन पर आपने देखा होगा कि सबटाइटल्स आते हैं, ये क्षमता भी टीम्स में मौजूद है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कस्टमाइज्ड बैकग्राउंड। अंत में ये घटनाएं आजकल बहुत हो रही है कि लोग किसी कॉल में बैठे हुए हैं और वो चूंकि ऐसी स्थिति में नहीं है कि किसी बैठक में हिस्सा ले सके। मिसाल के तौर पर जिस कमरे में मान लीजिए मैं बैठा हुआ हूँ वो सब अस्त व्यस्त है, या वहां पर अचानक कोई बच्चा आके खेलने लगता है, या मान लीजिए कोई आके कपड़े ही बदलना शुरू हो गया, तो मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है, ये बैठक चल रही है, या मान लीजिए मैं बनियान पहन के ही मैं आ गया,
तो इस तरह की जो चीजें हैं उनका भी प्रोटेक्शन टीम्स में मौजूद है। यानी आप अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, आप पीछे जो कुछ हो रहा है वो सामने वाले लोगों को दिखाई नहीं देगा। जी शाह साहब, आपने टिप्पणी की वो धनाधन बुलेटिन के बारे में, धन्यवाद इसके लिए। तो कस्टमाइज बैकग्राउंड आप कर सकते हैं, यानी पीछे का बैकग्राउंड हट जाएगा, पीछे कोई क्या कर रहा है, कोई खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, कोई उछल कूद में आ रहे हैं, लेकिन आपका कॉल चल रहा है, क्योंकि कोई भी आपके पीछे क्या हो रहा है वो नहीं देख पा रहा, सिर्फ आपको देख रहा है। इस तरह की क्षमताएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ऐसी क्षमताएं भी मौजूद है। कई बार क्या होता है, हमारे घर की स्थिति मान लीजिए बड़ा सा अस्त पड़ा हुआ है, लेकिन मैं चाहूँ तो बहुत अच्छा सा बैकग्राउंड लगा सकता हूँ जो टीम्स में मौजूद है। मैं दिखाऊंगा आपको कि वो कैसे काम करता है। आप कोई अच्छा सा अपने दफ्तर का बैकग्राउंड लगा दीजिए, या फिर मान लीजिए कि आप खाली लोगों के नाम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाई देगा बाईं तरफ, देखिए एक्टिविटी, यानी आप जितनी भी टीम्स के सदस्य हैं, यानी जितने भी समूहों के सदस्य हैं, उनमें जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके आपको यहाँ पर फीड आ रही होती है। जैसे फेसबुक आपने देखा होगा, फेसबुक पे जो न्यूज फीड आती है, आप जब भी खोलते हैं तो आपके मित्रों ने क्या किया, किसने क्या डाला, आदि 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 उसमें आता है। तो इसमें भी इस तरह से यहाँ वो चीजें आ रही होती है, ये किसने क्या कहा, किसने किसका जिक्र किया, किसने क्या चीज पोस्ट की है, आदि आदि। अब टीम्स की बुनियादी इसका जो स्ट्रक्चर है या ढांचा है वो टीम पर आधारित है, यानी इसमें सिर्फ कॉल नहीं होते बल्कि ये टीम्स पर आधारित है। इसमें आप एक टीम बनाते हैं और उस टीम में आप सदस्यों को जोड़ते हैं, और उसके बाद उन सदस्यों के पास वो हमेशा आपकी टीम के मेंबर बन जाते हैं, और उनको इन्वॉल्व करते हुए आप आगे अपनी इवेंट्स करते रह सकते हैं, और आप उनके साथ संवाद कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये एक सिंपल वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म है। इसलिए इसकी बुनियाद है टीम, यानी आप एक टीम बनाते हैं। मान लीजिए आप भारतीय रेलवे में वडोदरा में हैं, तो आपने भारतीय रेलवे वडोदरा की एक टीम बनाई। उसमें मान लीजिए आपके 200 वहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं, 200 कर्मचारियों को आपने अपनी टीम में जोड़ लिया, तो आपकी टीम बन गई। उसके बाद आपको सिर्फ एक क्लिक करना है और वो 200 लोगों का आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, उनका ऑडियो कॉल कर सकते हैं, 200 लोगों की आप चैट वाला कॉल कर सकते हैं, 200 लोगों के साथ में फाइलों को शेयर कर सकते हैं, उन 200 लोगों के साथ में आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपकी टीम के सदस्य हैं। अच्छा, अब सिर्फ आप टीम के सदस्यों तक सीमित नहीं है, आप दूसरे लोगों को भी इसमें इनवाइट कर सकते हैं, स्थायी रूप से भी और अस्थायी रूप से भी। हो सकता है आप किसी एक वीडियो कॉल चाहें कि इसमें दूसरे लोगों को भी इनवाइट करना है, तो आपको वही चाहिए, उनके ईमेल एड्रेसेस या फिर उनका टेलीफोन नंबर, आप उनको जोड़ सकते हैं। वो लोग आपकी उस बैठक में आ जाएंगे, लेकिन अगली बैठक में वो नहीं आएंगे, क्योंकि ये सुरक्षित है, ये बहुत हद तक सुरक्षित है। तो पावर भी देता है आपको, लेकिन फिर भी आपको सुरक्षित रखते हुए। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसका जो ढांचा है वो टीम पर आधारित है। सबसे बुनियादी और सबसे फंडामेंटल चीज यहाँ पर है टीम। आप एक टीम बनाते हैं और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि टीम कैसे बनती है। तो ये टीम्स का एप्लीकेशन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें है टीम्स। बाईं तरफ ऊपर जहां मेरा माउस घूम रहा है तो दिखाई दे रहा है टीम्स लिखा हुआ। इसको मैं क्लिक करूंगा, और जब इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये खुल जाएगा मेरे सामने इस तरह का पेज। तो मित्रों, ये वो तमाम टीमें हैं जिनका मैं सदस्य हूँ। देखिए बहुत सारी टीम्स हैं यहाँ, इंडिया MNO, इंडिया सोल्यूशन, ऑफिस 365, ICC कस्टमर, मॉडर्न चेंजेस, ये तमाम मतलब आप अनगिनत टीमों के मेंबर बन सकते हैं, और उन टीमों के अपने सदस्य होंगे, और उस टीमों में जो भी हो रहा है वो खाली उस टीम तक सीमित रहेगा। जितना भी वार्तालाप है, जितनी भी फाइलें हैं, खाली उस टीम के सदस्यों तक सीमित रहेगा, दूसरे लोगों को एक्सेस नहीं होगी। भले ही आप सीखेंगे कि टीम्स में आप कैसे। सबसे नीचे यहाँ पर लिखा है ज्वाइन और क्रिएट अ टीम, यहाँ पर क्लिक करूंगा एक नई टीम बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये खुल गया पेज। अब आप देखिए टीम बनाना कितना आसान है। मैंने एक क्लिक किया अभी तक सिर्फ, अब ये मैं दूसरा क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर क्रिएट टीम, दूसरा क्लिक हुआ, और तीसरा क्लिक यहाँ पर कर रहा हूँ बिल्ड टीम फ्रॉम स्क्रैच, ये तीसरा क्लिक हुआ। उसके बाद मैंने बताना है कि प्राइवेट टीम होगी या पब्लिक। प्राइवेट का मतलब ये कि उसमें बाहर के लोग अलाउ नहीं होंगे, पब्लिक यानी हम उसमें बाहर के लोगों को भी अलाउ करेंगे। तो मान लीजिए मैंने पब्लिक टीम बनाई, चौथा क्लिक किया है मैंने, और अब मैंने मेरी टीम को एक नाम दे दिया। मैंने मान लीजिए इसको नाम दे दिया हिंदी प्रेमी टीम कर दिया। तो 4 क्लिक किए थे मैंने, और ये 5वां क्लिक कर रहा हूँ यहाँ क्रिएट शब्द पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये 5 क्लिक, और सिर्फ 5 क्लिक किए हैं मैंने मित्रों, मेरी टीम बन गई है। मतलब ये इतना आसान है एक टीम को बनाना। अब ये बन गई टीम। अब ये कह रहा है कि इसमें कुछ मेंबर्स आप जोड़ लीजिए, आप चाहें तो, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ठीक है मैं जोड़ लेता हूँ। तो मैं अपने आप का ही एक जो मेरा गूगल वाला ईमेल एड्रेस है उसको डाल देता हूँ।
यहाँ पर आप किसी भी सदस्य जिसको आप जोड़ना चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस डाल दीजिए और इस तरह से वो जुड़ जाते हैं। यहाँ ऐड कर दीजिए, ये जुड़ गया। ये मेरे 2 मेंबर हो गए, एक तो मैं खुद हो गया जिसने बनाया, एडमिन हो गया, और एक मैंने गेस्ट के तौर पर ये व्यक्ति जोड़ लिया और मैं क्लोज कर देता हूँ, तो मेरी टीम बन गई। आपने देखा मुझे सिर्फ 5 क्लिक करने पड़े और मैंने एक व्यक्ति को जोड़ने के लिए खाली उसका ईमेल एड्रेस लिखा। सिर्फ इतना मुझे करना था, मेरी टीम बन गई। अब ये बहुत पावरफुल ढांचा बनकर तैयार है मित्रों। सिर्फ कॉल नहीं, कॉल तो आप यहाँ पर 1 सेकंड में कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पर अगर लोगों को कॉल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर कॉल्स पे जाइए, यहाँ बाईं तरफ कॉल्स पर क्लिक करिए और आपकी टीम के जितने भी सदस्य हैं उनको आप इमीडिएटली उसी समय कॉल कर सकते हैं। जैसे मेरी अन्य टीम के ये मेंबर्स हैं, मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, इस व्यक्ति के साथ कॉल कर सकता हूँ, दूसरे व्यक्ति के साथ कॉल कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो सबके साथ कॉल कर सकता हूँ। तो कॉल करना तो इतना आसान है ही, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो अब मैं दिखाऊंगा। कॉल को नहीं, उनका ईमेल का जो अकाउंट था वो भरा, क्योंकि वो मैसेज यहाँ पर आ गया, 500 लोगों ने यहाँ देख लिया, जिसको जवाब देना है वो यहीं पे जवाब दे देगा। मान लीजिए मैंने जवाब दिया, ये जवाब दे दिया, मान लीजिए मैंने वो जवाब दिया। हर व्यक्ति को हर जवाब हर समय उपलब्ध है, बिना उनकी ईमेल अकाउंट्स को क्लटर किए हुए। और ये जो मैसेज हैं ये सारे क्लाउड पर हैं, ऐसे कभी भी ये खोएंगे नहीं। इसमें से कुछ भी ढूंढना हो किसी भी समय ढूंढा जा सकता है। तो आपकी ईमेल वाली चीज तो एकदम ही आउट ऑफ टच होगी ना, आउट ऑफ मतलब सीन हो गई। अब आपको कुछ यहाँ अटैच करना है, मान लीजिए आप जो चाहे अटैच कर दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ क्लिक किया अटैचमेंट पर, और बिल्कुल ईमेल की तरह ही यहाँ पर मैंने अटैचमेंट के निशान पर क्लिक किया और मैं गया मेरे सिस्टम में। मान लीजिए मैंने मेरे कंप्यूटर से कुछ अपलोड करना है तो मैं यहाँ क्लिक किया, जिस तरह से हम ईमेल में करते हैं, और यहाँ से मैंने एक हिंदी फाइल कोई भी उठा ली, ये हिंदी टेक्स्ट वाली एक फाइल है, मैंने क्लिक किया, ये फाइल अटैच हो गई यहाँ पर सामने, ये फाइल अटैच हो गई। और जैसे ही अटैच होती है मुझे ये बटन दबाना है भेजने के लिए, मैंने इसको दबा दिया क्योंकि 500 लोगों के पास में ये फाइल पहुंच गई। मुझे 500 ईमेल नहीं करने पड़े, मुझे सिर्फ एक ही जगह टेक्स्ट लिखना पड़ा, उन सभी के पास पहुंच गया। आप उन 500 के 500 लोग यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। मतलब आपने पूरी तरह से आपके संवाद का तौर तरीका बदलने जा रहा है। ये भविष्य का संवाद है जो ईमेल अब धीरे धीरे आपके ऑब्सोलीट हो जाएगी, मतलब वो धीरे धीरे सीन से निकल जाएगी। जैसे कि आपने देखा कि डाक जो है धीरे धीरे सीन से निकल गई है, डाक का प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं हम लोग, व्हाट्सएप और ईमेल और आपकी कॉल्स, ऑनलाइन कॉल्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप धीरे धीरे उसी तरह से आप ईमेल से भी धीरे धीरे उससे दूर होते चले जाएंगे और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर आ जाएंगे जो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और ज्यादा कंट्रोल है और ज्यादा सुरक्षित है। अब आप सोचिए 500 लोगों को जब आप ईमेल भेजते हैं, उस 500 लोगों में से एक ईमेल में अगर कोई वायरस चला गया तो 500 लोग वायरस से संक्रमित हो गए। यहाँ वो वायरस कुछ भी नहीं है क्योंकि ये क्लाउड पर मौजूद है और इसकी ये पूरी तरह से साइबर सिक्योर है। कोई भी वायरस आने की जो प्रक्रिया है वो क्लाउड पर अपने आप चेक होती रहती है, एंटीवायरस क्लाउड पर ही मौजूद है, तो यहीं इस पर कभी वायरस भी नहीं आएगा। तो अनगिनत लाभ है इसके। अच्छा, अब वो मैंने आपको बताया कि आपने लोग जोड़ लिए और आप इस तरह से उनको संदेश भेज रहे हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि अब इसको अगर हम एडिट करना चाहें इस फाइल को तो एडिट कर सकते हैं क्या? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जी हाँ, आप इसको यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ पर ओपन इन टीम्स, एडिट इन टीम्स पर क्लिक कर दीजिए। आपके सिस्टम में भले ही एमएस ऑफिस न हो, फिर भी आप देखिए यहीं पर वो फाइल खुल जाएगी और यहीं पर आप काम करना शुरू कर दीजिए। फाइल खुल रही है, ये आपका यहाँ पर वर्चुअल एमएस ऑफिस आ गया है। बिल्कुल जो आपका एमएस वर्ड होता है वो यहाँ पर आ गया है। मुझे जरूरत ही नहीं है मेरे सिस्टम में एमएस वर्ड होने की, मेरे पास सिर्फ टीम ही काफी है। अब मैं यहाँ काम करना शुरू कर सकता हूँ। बिल्कुल एमएस वर्ड की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। अब इतना ही नहीं, अन्य लोग भी इस पर काम कर सकते हैं जो मेरी टीम के सदस्य हैं या जिनको मैंने राइट दिया हुआ है, और हर एक जितने भी वर्जन हैं वो सारे वर्जन यहाँ पर मेंटेन होते चले जाएंगे। तो ये एक अन्य सुविधा है, यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। मान लीजिए ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है इसको बंद कर देता हूँ और फिर से मैं मेरी टीम की तरफ चलता हूँ। तो ये मेरी टीम है मित्रों, इस टीम में मैंने डॉक्यूमेंट में एडिट कर सका। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है,
और मैं चाहता हूँ कि मेरे ये डॉक्यूमेंट, जैसे कोई प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में हमारे गाइडलाइंस दी हुई है या मान लीजिए कोई दिशा निर्देश दिए हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट हमेशा ही मेरी टीम को सामने दिखाई दे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा 3 डॉट्स पर, और यहाँ पर मैंने कहा मेक दिस ए टैब। ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है ये हमेशा हमेशा के लिए हमारी टीम की जो ये टीम्स का जो वर्क स्टेशन है या वर्क स्पेस है, इसमें हमेशा के लिए उपलब्ध हो गया। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर पोस्ट पे थे, लेकिन आप अगर यहाँ जाएंगे तो हमेशा के लिए डॉक्यूमेंट आपको खुला हुआ मिलेगा। आपको जब भी देखना है आप यहाँ पर जाएं और उसको देख लें। आप चाहें तो वैसे एडिट कर दें, जो चाहें आप कर सकते हैं। पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये हमेशा के लिए उपलब्ध हो गया। अच्छा, फिर से हम पोस्ट पे आते हैं। मान लीजिए, हाँ जी संजय जी, मैं वो भी आपको बताऊंगा आपका जो प्रश्न है कि फ्री वर्जन में आप कैसे इनवाइट करते हैं। तो आपने देखा ये चीज। अब उसके बाद मैं आपसे भाषा की बात कर रहा था कि भाषाएं भी इसमें अनेक काम करती हैं। जैसे मान लीजिए ये संदेश जो है, नमस्कार, अब हम ईमेल का प्रयोग नहीं करेंगे, हम टीम्स में संदेश भेजेंगे। ये जो संदेश है मित्रों, ये हो सकता है कोई व्यक्ति अंग्रेजी में पढ़ रहा हो और उसको समझ में आ रहा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा और यहाँ क्लिक करेगा और यहाँ पर उसको दबा दिया ट्रांसलेट। और जब ट्रांसलेट किया तो देखिए क्या हो गया, ये मैसेज ट्रांसलेट हो गया। हेलो, यूज ईमेल, नाउ वी विल सेंड मैसेजेस टू द टीम्स। अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो गया। अब आप पूछेंगे ये ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड के जरिए हो रहा है। अब ये किस भाषा में होगा, उस भाषा में जो मैंने मेरी डिफॉल्ट लैंग्वेज बना रखी है टीम्स में। जैसे मान लीजिए मैं चाहूँ तो हिंदी को मेरी डिफॉल्ट बना सकता हूँ, तो फिर दूसरी भाषाओं का टेक्स्ट हिंदी में ट्रांसलेट होगा। और अगर मैंने अंग्रेजी में बना रखा है तो ये अंग्रेजी में ट्रांसलेट होगा। कोई व्यक्ति फ्रेंच में लिखे तो भी वो अंग्रेजी में हो जाएगा, कोई तमिल में लिखे तो भी वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ये क्षमता भी इसमें मौजूद है जो कि चैट को ट्रांसलेट करती है। अब उसके बाद और भी बहुत सारी, मैंने चूंकि आपसे कहा कि इसमें पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए भी बहुत कुछ है। तो देखिए, जो लोग नेत्रहीन हैं या दृष्टिहीन हैं वो सकते हैं, इसमें जितने भी टेक्स्ट आते हैं उनको वो सुन सकते हैं। कैसे, यहाँ पर इमर्सिव रीडर लिखा हुआ है, मैं इसको क्लिक करूंगा। अब आप तो इसको शायद ना सुन पाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा वेबएक्स के जरिए हम लोग ये कर रहे हैं। अगर ये टीम्स के जरिए कर रहे होते तो आप इन सबको सुन भी पाते, लेकिन फिलहाल चूंकि हम वेबएक्स पे कर रहे हैं तो आप ये सुन नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि ये कैसे काम करता है। तो मैंने यहाँ क्लिक किया और देखिए ये सारा गायब हो जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा जैसा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ऐसा। तो एक तो जो व्यक्ति जिसकी आंखें कमजोर हैं या मान लीजिए कलर ब्लाइंड है, अब वो लोग बड़ी आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो टेक्स्ट बड़ा छोटा सा था लेकिन अब बड़े आकार में आ गया और कुछ पीछे से हटा दिया गया है। मुझे सिर्फ मेरा टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। तो अब तो मैं इसको ज्यादा आसानी से पढ़ सकता हूँ अगर मेरी आंखें कमजोर है या मैं कलर ब्लाइंड हूँ या मैं रंगांधता से पीड़ित हूँ। लेकिन यदि मैं बिल्कुल ही देख नहीं सकता तो मैं यहाँ पर देखिए ये बटन दिया हुआ है, इसको प्ले करूंगा और ये मुझे पढ़कर सुनाएगा। अपने विभाग का आप चाहें तो इसमें एक विकिपीडिया तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप राजभाषा विभाग में हैं, आप अपना पूरा का पूरा विकी बना लीजिए। आपके राजभाषा के नियमों पर जैसे आपने बनाया, मान लीजिए या आप रेलवे में हैं तो आपने यहाँ पर एक विकी बना दिया जैसा कि विकिपीडिया है, लेकिन ये आपकी अपनी टीम का विकिपीडिया है। और यहाँ पर सारे नियमों को आपने किया और ये हमेशा के लिए आपके यहाँ पर जमा हो गया। कोई व्यक्ति आकर एक्सेस कर सकता है। कोई भी आपको अपनी परियोजना के बारे में भी बता सकते हैं। आप चाहें जो मतलब आप सोच सकते हैं कि आप बहुत कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। बेटा, तो ये हुआ विकी। उसके बाद आगे चलते हैं और आप इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई शंकर सिंह बिहार मुझे संदेश भेज रहे हैं कि वो इस पर कुछ एनोटेशन करना चाहते हैं, मैं उसको बार बार उनको डिक्लाइन कर रहा हूँ। आप कृपया ये संदेश न भेजें। आप मेरी स्क्रीन पर आप कोई एनोटेशन नहीं कर सकते। अब देखिए मैं आगे गया तो यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशंस उपलब्ध हैं। मतलब आप इसमें टीम्स के अंदर आप चाहें तो आप इसमें एक्सेल जोड़ दीजिए, आप चाहें तो इसमें फॉर्म्स को जोड़ दीजिए। जब आप फॉर्म्स जोड़ सकते हैं तो जब आप फॉर्म्स को जोड़ते हैं तो यहीं पर आप कोई अपना फॉर्म बना लीजिए और इस फॉर्म को जैसे देखा होगा ना आपने गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल किया होगा,
उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के भी फॉर्म्स आते हैं और आप उनको ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फॉर्म में आपको कोई भी पोल करवाना हो या कोई वोट कराना हो तो यहाँ पर एक नया फॉर्म जोड़ दीजिए, उसके बाद आप बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस बना दीजिए और आपकी टीम के जो 500 सदस्य हैं उनसे आप इसमें वोटिंग ले लीजिए। आप चाहें तो कोई परीक्षा आयोजित कर लें, यहाँ पर आप प्रश्न आपको पूछने हैं तो ये आपने बनाया यहाँ पर एक पेपर बनाया, उस पेपर के क्वेश्चंस आप यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बना दिए एक एक करके। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ कहा कि ये मेरा एक चॉइस टाइप का एक क्वेश्चन है, ये पहला प्रश्न मैंने लिखा यहाँ पर। जैसे मैंने पहला प्रश्न लिखा, यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए। मान लीजिए मैंने पहला कहा और दूसरा मैंने दे दिया और मैंने ये जो था मेरा, इसमें मैंने कहा कि इसमें मल्टीपल ये रिक्वायर्ड है, मतलब मेरी परीक्षा में ये रिक्वायर्ड है और मैंने इसको ये जोड़ दिया ये अगले क्वेश्चन पे आगे। तो मुझे विभावरी में आपने पूछा था कि अगर परीक्षाएं आयोजित करनी हो टीम्स का इस्तेमाल करते हुए तो कैसे करें, तो इस तरह से आप परीक्षाओं का आयोजन कर सकते हैं। टीम्स के भीतर में आप फॉर्म्स को जोड़ सकते हैं और इसके भीतर ही आप परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। लेकिन ये अकेली चीज नहीं है, ऐसी दर्जनों चीजें यहाँ पर उपलब्ध है। प्लस जब आप निशान पर क्लिक करेंगे तो ऐसी दर्जनों क्षमताएं यहाँ पर मौजूद है, दर्जनों एप्लीकेशन यहाँ पर मौजूद है। ये फॉर्म तो उसका एक सिंगल एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें बहुत सारी अन्य चीजें भी यहाँ पर मौजूद हैं तो आप बाद में प्रयोग करें, मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। फिर से मैं अपनी पोस्ट पे करता हूँ। तो ये सारा हुआ। अब आपको मान लीजिए कोई कॉल आयोजित कर रहे हैं, उसको कैसे शेड्यूल करेंगे। अगर आपने पेड वर्जन लिया हुआ है तो आप यहाँ पर जाएंगे कैलेंडर पर, उसमें कैलेंडर दिखाई देगा और जो पेड वर्जन नहीं है फ्री वर्जन में ये दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर पेड वर्जन है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे कैलेंडर पर दाईं तरफ और ये बहुत सारी मीटिंग्स देखिए मैंने पहले से आयोजित की हुई है। इनमें से कहीं भी मैं जहां भी करना चाहता हूँ ये मेरा पूरा कैलेंडर आ गया, उसमें एक जगह चुनी मैंने और यहाँ पर मैंने हमारी अगली बैठक मैंने लिखा और यहाँ मैंने किन लोगों को बुलाना है उनके ईमेल एड्रेस लिखे और मैंने यहाँ पर इस तरह के आप जिफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टिकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा संवादों को कलरफुल बनाने के लिए, थोड़ा उनको जीवंत बनाने के लिए, और इनको आप हिंदी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं और भी यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली। मैंने फिलहाल आपको हिंदी की एक छोटी सी झलक दी है। फिर से मैं टीम्स में चलता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ एक जिफी की, मतलब एक पिक्चर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जहाँ पर यहाँ संदेश भेजा जाता है उसके नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उनमें से एक ऑप्शन है स्टिकर, इस पर क्लिक किया तो बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर और बड़े दिलचस्प किस्म के यहाँ पर तमाम आर्ट आने लगे। यहाँ पर ये किसी का स्पीकर ऑन है, कृपया सारी चीजें यहाँ पर आने लगी। मीम्स भी हैं यहाँ पर, आप जिसको चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये भेजा, किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया तो मैंने ये कहा कि चलो ये हाई फाइव देने वाला मैंने चूज किया, ये संदेश चूज किया और यहाँ पर मैं यस एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं हिंदी में लिख सकता हूँ। मैंने कहा देख ताली कमाल, और मैंने ये डन कर दिया। ये मेरा जो देख पा रहे हैं ये पूरी तरह से फ्री है और जो पेड वर्जन है वो 125 रुपए महीना का पेड वर्जन होता है। लेकिन 125 रुपए महीना में टीम्स नहीं है, ये पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट 360 पूरा ऑफिस इसमें शामिल होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्री वर्जन में क्या। ये मित्रों फ्री वर्जन है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। मीटिंग्स एंड कॉलिंग के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात है ऑनलाइन ऑडियो और वीडियो कॉल्स फ्री वर्जन में भी है, बाकी सब में भी है। उसके बाद स्क्रीन शेयरिंग फ्री वर्जन में भी है, बाकी सब में भी है। कस्टमाइज्ड बैकग्राउंड, जैसे मैंने आपसे कहा था आप बैकग्राउंड बदल सकते हैं, सब में है। शेड्यूल मीटिंग्स ये सब में है। मीटिंग रिकॉर्डिंग्स ये उसमें फ्री वर्जन में मीटिंग को आप रिकॉर्ड करके बातचीत कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग्स फॉर अप टू 250 वर्जन में 250 लोगों को अलाउ करता है आपके वीडियो कॉल्स में। टीम्स फ्री वर्जन में 250 लोग अलाउड है यहाँ पर, और जो पेड वर्जन है उसमें 10,000 लोग अलाउड है। पेड वर्जन में 10,000 लोग अलाउड है जो ज्वाइन कर सकते हैं आपके कॉल को। फ्री वर्जन में 250 लोग अलाउड है एक ही कॉल में। उसके बाद आप आगे आइए, इसमें आपको चैट एंड कोलैबोरेशन में हम चलते हैं। फ्री वर्जन में आप देखेंगे कि कितने सदस्य बन सकते हैं आपकी टीम्स के।
वो आपको बता दूं कि आपके टीम के सदस्य जो हैं वो इसमें कहीं दिया होगा। आपकी टीम के 5 लाख सदस्य बन सकते हैं, मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर शायद लिखा हुआ नहीं आ रहा। आप अपनी टीम में 5 लाख सदस्य जोड़ सकते हैं, ये इसकी सीमा है फ्री वर्जन में। फ्री वर्जन की बात कर रहा हूँ। 5 लाख मेंबर हो सकते हैं आपकी टीम के। तो मैं एक बार आपको जूम से तुलना करके दिखाता हूँ। तो मित्रों, फ्री वर्जन ये है जिसमें और कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप 100 पार्टिसिपेंट्स तक को होस्ट कर सकते हैं और 40 मिनट का कॉल होता है जूम में। 40 मिनट के बाद आपका कॉल कट जाता है। लेकिन टीम्स में फ्री वर्जन में भी कॉल की कोई सीमा नहीं है। 40 मिनट नहीं, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, जितना भी लंबा आप तक चाहें आप वीडियो बैठक कर सकते हैं, जितनी लंबी आप चाहें। और 250 तक पार्टिसिपेंट्स फ्री वर्जन में आते हैं टीम्स में। और ये तो खाली कॉल की बात हुई। मैंने जैसा कि आपको बताया, वो पूरा का पूरा प्रोडक्टिविटी सिस्टम है, उसमें अनगिनत दूसरी क्षमताएं भी है। और उसके बाद अगर आप बाई करना चाहें, आप पेड वर्जन की तरफ जाना चाहें, तो ये जूम में आपको $15 लगते हैं खाली इन क्षमताओं के लिए। मतलब वीडियो कॉल की क्षमता के लिए $15 प्रति माह लगता है, जो कि करीब 1350 रुपए है। सिर्फ वीडियो कॉलिंग के लिए और चैट के लिए है ये 1350 रुपए। और वहाँ आपने देखा 125 रुपए महीना लगता है, जिसमें टीम्स तो सारी है ही है। 10,000 लोग आपके कॉल को ज्वाइन कर सकते हैं, 5 लाख लोग मेंबर बन सकते हैं। लेकिन टीम्स के अलावा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर, स्वे, नोट और तमाम 2 दर्जन के आसपास दूसरे सॉफ्टवेयर भी आपको मिलते हैं। 125 रुपए महीना है। यहाँ 1350 रुपए महीना है सिर्फ जूम के वीडियो कॉल्स के लिए। और वो भी इतने सीमित हैं, क्योंकि यहाँ भी देखिए पेड वर्जन में भी 100 पार्टिसिपेंट्स हैं। पेड वर्जन में भी 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसा मैंने वहां बताया 10,000 पार्टिसिपेंट्स हैं। बहरहाल, तो ये क्षमताओं का डिफरेंस है यहाँ पर। और अब मैं आपको दिखाता हूँ अंतिम चीज, जिसका जिक्र अभी संजय त्रिपाठी जी ने किया था, कि फ्री वर्जन में आप लोगों को आमंत्रित कैसे करते हैं। टीम्स का फ्री वर्जन है, और इसमें अगर मान लीजिए मुझे किसी को आमंत्रित करना है, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर कैलेंडर आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को कैसे आमंत्रित कर सकते हैं वो देखिए। जो आप नीचे यहाँ पर जो आप संदेश टाइप करते हैं इस जगह पर, उसके नीचे यहाँ पर कैमरे का निशान दिखाई देगा आपको। उसके जरिए आप लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं। जैसे हमने एक टीम बनाई थी जिसमें बहुत सारे संदेश आए हुए हैं, जो आप इस समय यहाँ देख रहे हैं। और अब मैं लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूँ, तो कैसे करूंगा वीडियो कॉल के लिए? मैं सबसे नीचे वाली जगह पे जाऊंगा और वहां पर मैं टाइप करना, जहां पर हम टाइप करते हैं उस जगह पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर कैमरे का निशान दिखाई दे रहा है आपको, इस कैमरे पर मैं क्लिक करूंगा। और जब यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा कैमरे के निशान पर, तो मेरा चित्र दिखना शुरू हो जाएगा, मेरा वीडियो दिखना शुरू। और मैं अपनी बैठक का सब्जेक्ट यहाँ पर लिखूंगा। पहले मैं सारे मित्रों को बता चुका हूँ कि मैं आज की बैठक इतने बजे है, मैं आप सबको उस समय इनवाइट करूंगा। तो ये मेरी बैठक शुरू हो गई है मित्रों। और शुरू होने के बाद जहाँ ये लोगों का आइकन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं, इस आइकन पर मैं क्लिक करूंगा। तो ये दाईं तरफ ये एक बॉक्स खुलेगा, इसमें मैं ईमेल एड्रेस डालता जाऊंगा और लोगों को जोड़ता चला जाऊंगा। तो इस तरह से वो सारे लोग मेरे कॉल में शामिल हो जाएंगे। तो ये तरीका है फ्री वर्जन में लोगों को जोड़ने का। आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालते हैं और वो आपके जो लोग उस समय टीम्स पर साइन अप कर चुके हैं अपने अपने सिस्टम में जो ऑन चले जाएंगे। इस तरह की कोई भी जिज्ञासाएं हो तो आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी या इस विंडो में भी, और आपको आपके उत्तर मिल जाएंगे। आप चाहें तो मुझे ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस बहुत सरल है, balendu@gmail.com पर आप आ सकते हैं। तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट का जो ईमेल एड्रेस है वो balendu S है, तो आप मुझसे ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। तो ये मेरी जो जानकारी मैं आपको देना चाहता था वो ये थी। आपने इस कॉल को बड़े धैर्य के साथ में सुना, क्योंकि समय हमारा काफी 20 मिनट ऊपर निकल चुका है। और मैं अगले जो हमारे वक्ता हैं डॉक्टर वरुण कुमार, उनसे क्षमा चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है, क्योंकि थोड़ा शुरुआत में भी थोड़ा सा समय लग गया था। उनसे क्षमा चाहता हूँ। और आप सबका बहुत बहुत, आप जितने भी प्रतिभागी हैं आपका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। और आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप टीम्स को डाउनलोड करें, उसके फ्री वर्जन को ट्राई करके देखें। और अगर आप विभाग उचित समझें तो आप उसको
उसका पेड वर्जन भी लेने का विचार कर सकते हैं, जो कि बहुत सस्ता है, बेहद सस्ता है। 125 रुपये महीना किसी विभाग के लिए कोई मायना नहीं रखता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद सर। और इतनी असुविधाओं के बाद हमारी काफी कम्युनिकेशन गैप हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। सबसे पहले मेरी अपनी क्षमा चाहती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और काफी दिनों से मेरी एक इच्छा थी कि आप अकादमी में प्रत्यक्ष रूप से आकर के हमें संबोधित करें, और यह हमें ई दर्शन का आपने मौका दिया। और आपके टीम्स की जो फीचर्स देख करके दर्शकों को बहुत ही निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। और आपने लगभग 1.5 घंटे से जो आप हमें जुड़े रहे, हमें जो आपने जानकारी दी बहुत ही ज्ञानवर्धक, और लगता है कि आपकी एक टीम नाम की जो टीम्स है काफी बनी हुई, उसमें अभी और भी लोग जुड़ना चाहेंगे। मैं आपको अकादमी की तरफ से, मेरी अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसी तरह आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार करके बहुत ही तहे दिल से फिर एक बार धन्यवाद देते हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं क्षमा चाहूंगी कि समय प्रश्नोत्तरी के लिए समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन सर हमारे अपने हैं, हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। राजभाषा और तकनीक को जोड़ने के लिए आपने जो निःशुल्क सेवाएं आपकी दी हैं, सारी दुनिया आपको के माध्यम से, आपके जो साइबर शो हमें बहुत उत्सुकतावर्धक हम देखते थे, उसके बाद लाखों आपके वीडियोस हम देखते रहते हैं। 60 सेकंड का ज्ञान, 60 सेकंड का वीडियो, हमेशा मैं जुड़ी रहती हूँ सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी प्रतिभागियों का भी बहुत बहुत आभार। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद।